साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास जनरल अवेयरनेस का सेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यूपीपीसी से लेकर एसएससी या स्टेट सभी के लिए बेहद ही खास है। और आपको बताते चलें, आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पाणिनि, अश्वघोष, भास और कालिदास में सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि। भारत सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले शक युग की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व राजवंशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मौर्य। अगला पॉइंट देखिए, जेरेक्सेस, सिकंदर, डेरियस फर्स्ट और सेल्यूकस में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वह था डेरियस फर्स्ट। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में सोने के सिक्के लाने वाले पहले शासक कौन थे? वे थे इंडो यूनानी। सोने के सिक्के लाने वाले पहले शासक इंडो यूनानी। अगला देखते हैं, तमिल में गौरवशाली ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध किस धर्म से है? यह है जैन धर्म से। अगला देखते हैं, पेंटिंग की गांधार शैली द्वारा पेश किया गया था महायान संप्रदाय। अगला देखते हैं, शिलप्पादिकारम और मणि मगलाई जैसे शानदार ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये है हिंदू धर्म से। अगला पॉइंट देखते हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? यह है मैत्रेय। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, नाव और भवन, जिन्हें तत्कालीन आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों का सूचक माना जाता था, सिक्के थे वे। अजंता के चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कनिष्क के समकालीन कौन थे? वे थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। अगला पॉइंट देखिए, हड़प्पा संस्कृत की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 यानी कि 1922 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय प्रशासन का प्रतीक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडका उपनिषद से। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू के बीच जैविक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? वह पत्थर, पेड़ और जानवर। अगला पॉइंट आइए चलिए देखते हैं, तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का निवास स्थान कौन सा प्राचीन भारतीय शहर था? वह शहर था उज्जैनी। अगला पॉइंट देखते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा के देवता के रूप में किसे माना जाता है? वह थे धन्वंतरी। आजीविका संप्रदाय समकालीन था किसके? बुद्ध धर्म के। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है। जूनागढ़ से शिलालेख रुद्रदामन। कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? लोथल। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभाओं का संचालन कहाँ किया था? प्रयाग में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से सीखने का एक महान केंद्र था, किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से। अगला देखते हैं, बेहद ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सी घरेलू जानवर स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था? भैंस। वहाँ पर भैंस अनुपस्थित थी। वह स्थान कौन सा था जहाँ भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था। अगला बिंदु देखते हैं, कुषाण शासन के दौरान किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? कला का। उपनिषदों, वेदों,
त्रिपिटकों और जातक कथाओं में बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। अगला पॉइंट देखते हैं, बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? वह है चंदुहड़ो। गुप्त वंश का प्रथम ज्ञात शासक कौन था? श्रीगुप्त। मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम ने किया था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? वह था अरस्तुत। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज के दो वर्गों को आत्मसात करके एक अमिट छाप छोड़ी। एक खंड थे महिला और शूद्र। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे? वे थे कनिष्क। अगला पॉइंट देखते हैं, किसके आक्रमण ने भारत और रोमन संप्रदाय के बीच फलते फूलते व्यापार संबंधों को एक घातक आघात पहुंचाया? वे हैं हुड। प्राचीन भारत की स्रोत सामग्री को लिखने में प्रयुक्त भाषा थी, वह भाषा थी पाली। अशोक महान के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? केंद्रीकृत एकाधिकार। अगला पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है या जन्म से है? जन्म से संबंधित है। इलाहाबाद अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? वह है समुद्रगुप्त का। आर्यभट्ट और बारामीर प्रसिद्ध विद्वान किस काल से जुड़े हैं? गुप्त काल से, गुप्त वंश से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। वेदों को माना जाता है श्रुति। अगला पॉइंट देखते हैं, गौतम बुद्ध का संबंध किस राजवंश से था? तो यह राजवंश है शाक्य। वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? वह था कॉपर। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः अपने घर निम्न से बनाए जाते थे, जली हुई ईंटें से। कादम्बरी के लेखक एक रोमांटिक नाटककार थे, वह कौन था? वाणभट्ट। अगला देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वह है उपगुप्त। अगला पॉइंट देखते हैं, अशोक महान की प्रशासनिक नीतियों पर किस घटना का अत्यधिक प्रभाव है? वह है कलिंग युद्ध का। फिर से आ जाइए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट जी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए। उत्तर वैदिक काल में वेदों और ब्राह्मणवाद के विरोधी धार्मिक शिक्षकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमणस। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने पेश किए थे? यूनानी ने। अगला पॉइंट देखिए, तक्षशिला की लोकप्रियता के पीछे कारण था गांधार कला। अगला पॉइंट देखिए, हड़प्पा के लोग किसके उत्पादन में प्रथम थे? वे कपास के उत्पादन में प्रथम थे। अगला पॉइंट देखते हैं, कला शैली जो माना जाता है दोनों भारतीय और यूनानी कला का सुविधाओं के रूप में जाना जाता है, संश्लेषित है गांधार कला से। ग्रीको रोमन कला का स्थान कौन सा था? गांधार। ग्रीक रोमन कला का स्थान कौन सा था? गांधार। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रेट स्टोन संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व जो कि उपयोग के द्वारा चिन्हित किया गया था दक्षिण भारतीय इतिहास के उस ऐतिहासिक काल के लिए क्या प्रूफ था? बड़े मेगालिथ से घिरे दफन। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस ऐतिहासिक काल से है? कांस्य युग से। अजंता चित्रकला का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से।
अगला पॉइंट देखिए, बेहद ही इम्पोर्टेंट, सिंधु लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि। सांची क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। गुप्त वंश की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कला और वास्तुकला के लिए। जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू में से कौन सी फसल वैदिक लोगों के लिए अज्ञात थी? वह है तंबाकू। कदम, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त राजवंशों में अजंता की गुफाओं में पहली बार किसके शासनकाल में नक्काशी शुरू हुई थी? वह है सातवाहन के। कनिष्क, अशोक, बिम्बिसार और हर्षवर्धन में से संस्कृत में पारंगत होने वाला अंतिम शासक कौन था? वह है हर्षवर्धन। गुप्त शासन के दौरान भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट और बराहमिहिर में से कौन एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे? आर्यभट्ट हमारे देश के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। गुप्त शासकों का दरबारी भाषा थी संस्कृत। देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपने पिता बिम्बिसार को मार डाला था? वह थे अजातशत्रु। कुजुला, भीम, कनिष्क और कड़फिसेस में बौद्ध धर्म अपनाने वाला महान शासक था कनिष्क। रावी, सतलुज, झेलम और चिनाब के बीच सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था? वह नदी था झेलम। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त में हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। अगला देखिए, सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उन पर अत्यधिक प्रभाव डाला था? करुवाकी ने। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में विश्वास नहीं था। जाति व्यवस्था पर पुरुषपुरा का दूसरा नाम क्या था? पेशावर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का संबंध शिक्षा के किस केंद्र से था? वह था तक्षशिला से। बहुत ही प्रसिद्ध उस समय का विश्वविद्यालय था। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल। वैदिक काल में राजा को अपनी प्रजा से प्राप्त होने वाला कर को क्या नाम था? वह था बाली। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के प्रचलन में थे? वे थे सोना के। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, आर्य गैर आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का इस्तेमाल किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सुश्रुत, चरक, चारवाक और धन्वंतरी में कौन वैद्य नहीं था? वह है चारवाक। यूनानियों को भारत से किसने खदेड़ा था? वे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पॉइंट देखते हैं, धातु के सिक्के सबसे पहले किसमें दिखाई दिए? उत्तर वैदिक काल में। किस राजवंश के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? वह है गुप्त वंश। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अगला देखिए, जिस शासक ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित था, वह था मुहम्मद गौरी ने। मुहम्मद गौरी बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही स्पेशल जीके का ये पॉइंट है। विभिन्न परीक्षाओं में यूपी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इनके बारे में पढ़ते हैं। आज से आप लोगों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होगा ऑनलाइनर। राष्ट्ररंगिणी एक किताब जो आमतौर पर 12वीं शताब्दी में कश्मीर की विरासत को दर्ज करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, काबुलियत और पट्टा को बंदोबस्त के साधन के रूप में पेश किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, मुगल भारत में जिंदा पीर या जीवित संत के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। अगला पॉइंट देखते हैं, अकबर के आदेश पर फैजी
और बदौनी द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। उसका नाम रखा गया था रजमनामा। तो ये था आज का अंतिम जीके स्पेशल पॉइंट्स। आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।